सकती हैं। तो ये सब होता कैसे है? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगी, खास तौर पर पौधों के नजरिए से। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पौधे को बनाने के लिए कोशिकाएं कैसे एक टीम की तरह काम करती हैं। तो आज की चर्चा का मिशन है कोशिका से लेकर एक पूरे पौधे तक के सफर को समझना। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे संगठन का जो कह सकते हैं मूल मंत्र है, वो है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। वहां एक ही इंसान तो सारे काम नहीं करता। मार्केटिंग के लिए अलग टीम है, फाइनेंस के लिए अलग। ठीक वैसे ही बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग काम के लिए कोशिकाओं की विशेष टीमें होती हैं, और इन्हीं टीमों को हम ऊतक यानी टिश्यूज कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में ही देख लीजिए, मांसपेशी की कोशिकाएं सिर्फ सिकुड़ने और फैलने का काम करती हैं ताकि हम चल फिर सकें, और दिमाग की नसें सिर्फ संदेश भेजने का। अच्छा, ये विशेषज्ञता ही जटिल जीवन की नींव है। ठीक है। तो एक कोशिका एक काम का सिद्धांत। पर यहाँ एक सवाल उठता है जो हमारी सामग्री भी पूछती है। क्या पौधे और जानवर जो इतने अलग दिखते हैं एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके जीने का तरीका इतना अलग है कि उनके ऊतकों की बनावट में भी जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि पहला बड़ा अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा अंतर है गति। जानवर भोजन, साथी और सुरक्षा के लिए लगातार घूमते रहते हैं। उन्हें दौड़ना है, शिकार करना है, भागना है। इसके लिए उन्हें चाहिए भारी मात्रा में ऊर्जा। इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं जो लगातार ऊर्जा पैदा और इस्तेमाल करते हैं। जबकि पौधे तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक वहीं, पौधे स्थिर हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती है सीधा खड़ा रहना, गुरुत्वाकर्षण और हवा का सामना करना। इसके लिए उन्हें ताकत चाहिए, सहारा चाहिए, और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पौधों में ये सहारा देने वाले ज्यादातर ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगी। कोई मृत चीज सहारा कैसे दे सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इमारत की नींव में जिंदा मजदूरों की जगह पत्थर के खंभे लगा दिए हों। आपने बिल्कुल सही अनवजी दी है। इमारत को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के खंभे एकदम सही है ना? उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं, वो थकते नहीं। ठीक उसी तरह मृत कोशिकाएं भी एक बार बन जाने के बाद पौधे को बिना कोई ऊर्जा खर्च किए उतनी ही यांत्रिक शक्ति देती हैं। ये प्रकृति का एक शानदार ऊर्जा बचाने वाला डिजाइन है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो पौधे की सारी डिजाइन ऊर्जा बचाने और मजबूती पर केंद्रित है। चलिए, तो अब उस पौधे को बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? पौधे में नई कोशिकाएं बनती कहाँ हैं? पौधे में नई कोशिकाएं हर जगह नहीं बनती जैसा कि जानवरों में होता है। पौधों में कुछ खास ग्रोथ जोन होते हैं जहां कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। इन्हीं ऊतकों को हम कहते हैं विभजोतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, तो अगर पौधे को एक निर्माणाधीन इमारत माने, तो ये ऊतक वो मजदूर हैं जो इमारत को बना रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पौधे में कहाँ कहाँ होती हैं? ये तने की नोक पर और जड़ की नोक पर पाई जाती है। पौधे को ऊपर आसमान की ओर और नीचे जमीन की ओर लंबा करती है। समझ गई। और दूसरा प्रकार, वो जो इमारत को चौड़ा करता होगा? बिल्कुल, दूसरा है पार्श्वविभजोतक, लैटरल मेरिस्टेम। इसे कैम्बियम भी कहते हैं। ये वो टीम है जो इमारत को चौड़ा कर रही है, उसकी दीवारें मोटी कर रही है। जो पेड़ का तना साल दर साल मोटा होता जाता है, वो इसी ऊतक की देन है। ठीक है, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई। तीसरा प्रकार क्या करता है? तीसरा है अंतर्विष्ट विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये थोड़ी खास टीम है। ये कुछ पौधों में पत्तियों के आधार पर या टहनियों के बीच में पाई जाती है। समझिए, ये वो टीम है जो बीच के किसी फ्लोर पर मरम्मत का काम कर रही है। अच्छा, जैसे घास नहीं होता है। हाँ, जैसे घास को जब कोई जानवर चर लेता है तो वो दोबारा इन्हीं ऊतकों की मदद से तेजी से बढ़ जाती हैं। इन फैक्ट्री की कोशिकाओं में ऐसा क्या खास होता है कि ये इतनी तेजी से विभाजित हो पाती हैं? इन कोशिकाओं को एक मिशन पर मौजूद फैक्ट्री की तरह सोचिए। इनका एकमात्र काम है जल्दी से जल्दी विभाजित होना। इसलिए इनके पास वो सब कुछ है जो इस काम के लिए जरूरी है। बहुत सारा रॉ मटेरियल यानी घना कोशिका द्रव्य, एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट ऑफिस यानी स्पष्ट केंद्रक, और पतली दीवारें। और इनके पास वो कुछ भी नहीं है जो इन्हें धीमा करे, जैसे भंडारण के लिए बड़ी बड़ी राजधानियां या वैक्यूल्स। बिल्कुल, भंडारण का समय ही नहीं है, सिर्फ उत्पादन पर ध्यान है। और ये एक संभावित एमसीक्यू प्रश्न भी है कि इनमें राजधानियां क्यों नहीं होती। ठीक है, तो इस फैक्ट्री में नई कोशिकाएं बन गईं, लेकिन इन नई बनी कोशिकाओं का क्या होता है? वे हमेशा के लिए विभाजित तो नहीं होती रहती, वरना पौधा तो सिर्फ कोशिकाओं का एक गोला बनकर रह जाता। नहीं, यहीं पर कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी मोड़ आता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। ये एक तरह से इन नई कोशिकाओं का जॉब इंटरव्यू है। वे विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती हैं और एक खास काम करने के लिए एक स्थायी आकार और रूप ले लेती हैं। वे एक स्थायी ऊतक का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये कोशिकाओं के करियर चुनने जैसा है। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें पानी ट्रांसपोर्ट करना है या भोजन स्टोर करना है, तो वे वही काम करती हैं और फिर विभाजित नहीं होती। तो चलिए इन स्थायी कर्मचारियों से मिलते हैं। सबसे सरल वाले कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं सरल स्थायी ऊतक,
इन्हें सरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी टीमें हैं। इनमें 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला और सबसे आम है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। हाँ, ये पौधे का ऑलराउंडर ऊतक है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, दीवारें पतली होती है और इनके बीच काफी खाली जगह होती है। अच्छा, जिसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। बिल्कुल, इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोशिकाओं के बीच थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस होती है। और ये ऑलराउंडर काम क्या करता है? इसका मुख्य काम है पौधे का पेंट्री या गोदाम बनना। ये भोजन का भंडारण करता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। कुछ खास परिस्थितियों में ये अपनी भूमिका बदल लेता है। जब इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल आ जाता है और ये धूप से खाना बनाने लगती हैं, तो ये क्लोरेन्काइमा बन जाती हैं। वाह, मानो इन्होंने सोलर पैनल वाली टोपी पहन ली हो। हाँ, कह सकते हैं। और एक और खासियत है, बताइए। जलीय पौधों में जैसे कमल, यही पैरेन्काइमा कोशिकाएं अपने अंदर बड़ी बड़ी हवा की थैलियां बना लेती हैं। हाँ। ये हवा की थैलियां पौधे को हल्का बनाती हैं और उसे पानी पर तैरने में मदद करती हैं। तब इसे एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा? एरेन मतलब हवा। समझे, इन्होंने तैरने के लिए फ्लोटीज पहन लिए। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। तो हमारे पास भोजन भंडारण और जरूरत पड़ने पर खाना बनाने और तैरने के लिए पैरेन्काइमा है, लेकिन पौधे को लचीलापन भी तो चाहिए ताकि वो हवा के झोंकों से टूटने की बजाय झुक सके। ये लचीलापन कहाँ से आता है? ये काम करता है हमारा दूसरा सरल ऊतक, कॉलेनकाइमा। ये प्रकृति का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग समाधान है। पौधे का आंतरिक शॉक अब्जॉर्बर। आपने देखा होगा कैसे पौधों की नई टहनियां या लताएं बिना टूटे आसानी से मुड़ जाती हैं। ये इसी कॉलेनकाइमा की वजह से है। तो इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा से अलग कैसे हैं? इसकी कोशिकाएं भी जीवित और लंबी होती हैं, लेकिन पैरेन्काइमा के विपरीत ये सिर्फ कोनों पर मोटी होती हैं। सिर्फ कोनों पर? हाँ, बीच में पतली, कोनों पर मोटी। ये अनोखी बनावट ही इसे एक साथ मजबूती और लचीलापन देती है। और इनमें बीच की खाली जगह भी बहुत कम होती है। खोल। मैंने एक बार उसे बिना किसी औजार के खोलने की कोशिश की थी और मुझे लगा कि मैं पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें ये अविश्वसनीय मजबूती कहाँ से मिलती है? आपके उस अनुभव के पीछे हमारा तीसरा और सबसे मजबूत सरल ऊतक है, स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधे का कंक्रीट आर्मर यानी कवच है। इसका काम ही पौधे को कठोर और मजबूत बनाना है। नारियल की भूसी, अखरोट का छिलका, ये सब इसी से बने होते हैं। तो इसकी कोशिकाएं तो यकीनन मृत होती होंगी, जैसा हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। वे लंबी और संकरी होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक रासायनिक पदार्थ के जमा होने से सीमेंट की तरह मोटी और कठोर हो जाती हैं। ये दीवार इतनी मोटी हो सकती है कि कोशिका के अंदर कोई जगह ही नहीं बचती। कमाल है। तो अब तक हमने पौधे के अंदरूनी ढांचे को बना लिया है। अब बात करते हैं पौधे की बाहरी परत की, जो एक तरह से उसकी स्किन या रक्षा कवच है। हाँ, पौधे की इस स्मार्ट स्किन को एपिडर्मिस कहते हैं। ये कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है, जो आमतौर पर सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। ये कोशिकाएं चपटी होती हैं और इनके बीच कोई खाली जगह नहीं होती, ताकि ये एक अभेद्य परत बना सके। और इसका काम सिर्फ सुरक्षा देना है? इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधे को पानी की कमी से बचाती है, बाहरी चोटों से बचाती है और फंगस जैसे परजीवियों के हमले से भी बचाती है। इतना ही नहीं, जो हिस्से हवा के संपर्क में होते हैं उन पर ये एपिडर्मिस अक्सर एक मोमी जल प्रतिरोधी परत भी बनाती है। सामग्री में पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों का भी जिक्र है, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये क्या है? ये तो सुरक्षा में सेंध लगाने जैसा नहीं है। देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये पौधे के लिए बहुत जरूरी है। स्टोमेटा पौधे की सतह पर छोटे छोटे दरवाजे हैं और इन दरवाजों पर 2 गार्ड तैनात हैं, जिन्हें हम गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड कोशिकाएं? हाँ, गार्ड सेल्स। ये किडनी के आकार के होते हैं और यही तय करते हैं कि दरवाजा कब खुलेगा और कब बंद होगा। और दरवाजा खोलने बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? 2 बहुत जरूरी कामों के लिए। पहला, गैसों का आदान प्रदान। पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़नी होती है। ये सब इन्हीं दरवाजों से होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। आसान भाषा में कहें तो पौधे का पसीना बहाना। पौधे का पसीना मतलब जल वाष्प के रूप में पानी का बाहर निकलना। हाँ, पौधे जड़ों से जो पानी सोखते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा इन्हीं स्टोमाटा से भाप बनकर उड़ जाता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ पौधे को ठंडा रखने में मदद करती है, बल्कि जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर खींचने के लिए एक सक्शन फोर्स भी बनाती है। तो ये दरवाजे पौधे के फेफड़े भी हैं और उसका कूलिंग सिस्टम भी। बिल्कुल। तो हमने एक कोशिका से शुरुआत की, उसे एक फैक्ट्री में विभाजित होते देखा, फिर उन नई कोशिकाओं को नौकरी मिलते देखा और स्थायी ऊतक बनते देखा। हमने पौधे का गोदाम बनाया, उसका लचीला ढांचा बनाया और उसका कंक्रीट कवच भी। और आखिर में हमने उसे एक स्मार्ट स्किन पहनाई, जिसमें जरूरत के हिसाब से खुलने बंद होने वाले दरवाजे भी थे। ये सब क्या दर्शाता है? ये प्रकृति में अविश्वसनीय दक्षता और संगठन को दर्शाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे श्रम का विभाजन का सरल सिद्धांत एक साधारण कोशिका को एक जटिल और खूबसूरत जीव में बदल देता है। हर ऊतकी एक नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सवाल बनते हैं। जी,
हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी ध्यान देंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स याद रह जाएं। हम देखेंगे कि संरचना, कार्य और उनके बीच क्या दिलचस्प संबंध है। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को खोलते हैं और देखते हैं कि ये ऊतक कैसे पौधों को मजबूती देते हैं और जानवरों को गति। शुरुआत करते हैं पौधों से। पादप ऊतक। ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमारे शरीर में त्वचा होती है, बिल्कुल। पौधों के पास भी बाहरी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। बिल्कुल। स्रोत में सबसे पहले एपिडर्मिस का जिक्र है, जो पौधों की बाहरी परत है। पर ये सिर्फ एक परत नहीं है ना? जड़ों में इसका एक बहुत खास काम होता है। हाँ, और ये पौधों के स्मार्ट डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जड़ों में जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, तो फिर क्या करती हैं? वो पानी सोखने के लिए खुद को लंबे बालों जैसे रेशों में बदल लेती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पकड़ने के लिए अपनी सतह बढ़ा रही हैं, सरफेस एरिया। अच्छा, जिससे पानी सोखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब काम के हिसाब से बनावट बदल गई। लेकिन यही एपिडर्मिस जब किसी रेगिस्तानी पौधे में होगी जहां पानी बचाना ज्यादा जरूरी है, सोखने से भी ज्यादा, तब? बहुत अच्छा सवाल है। वहां इसकी भूमिका पूरी तरह से पलट जाती है। मतलब? रेगिस्तानी पौधों में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन नाम के एक पदार्थ की मोटी मोम जैसी परत होती है। क्यूटिन? जी, क्यूटिन। ये परत पौधे के लिए एक नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट की तरह काम करती है, जो कीमती पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है। और जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है, मान लीजिए एक छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बनता है, जी, तो क्या ये बाहरी सुरक्षा वाली परत भी बदलती है? मुझे पेड़ों की वो मोटी छाल याद आ रही है। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। उम्र के साथ बाहरी परत और मजबूत होती जाती है और कॉर्क की परतें बनने लगती हैं। कॉर्क? हाँ, और इन कॉर्क कोशिकाओं की बनावट में ही इनकी सफलता का राज छिपा है। पहली बात, ये कोशिकाएं मृत होती हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। पौधे का एक हिस्सा जो उसकी सुरक्षा कर रहा है वो मृत कोशिकाओं से बना है। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये ऊर्जा बचाने का एक शानदार तरीका है। मृत कोशिकाओं को रखरखाव की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। अच्छा। इनकी दीवारों में एक खास केमिकल होता है, सुबेरिन। सुबेरिन? जी, सुबेरिन को आप पौधे का कुदरती वाटरप्रूफिंग और एयर सीलिंग एजेंट समझ सकते हैं। इसी वजह से कॉर्क की परत गैसों और पानी के लिए पूरी तरह से अभेद्य मतलब इम्पर्वियस हो जाती है। अभेद्य? जी। मतलब हवा और पानी इसके आर पार नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। अच्छा, तो शायद इसीलिए हम वाइन की बोतलों को सील करने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यही वो गुण है। तो कॉर्क के बारे में याद रखने वाली बातें हैं, मृत कोशिकाओं के बीच कोई खाली जगह नहीं और सुबेरिन की वाटरप्रूफ परत। ठीक है, तो ये तो हो गई पौधे की बाहरी सुरक्षा की बात। अब अंदर चलते हैं पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। स्रोत इन्हें जटिल स्थायी ऊतक मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहता है। इन्हें जटिल क्यों कहा जाता है? जटिल इसलिए क्योंकि ये किसी एक तरह की कोशिका से नहीं बने होते। अच्छा। ये कई अलग अलग तरह की कोशिकाओं की एक टीम से बने होते हैं जो मिलकर एक ही लक्ष्य पूरा करते हैं। और पौधों में ये टीम कौन सी है? ये टीम दो मुख्य हिस्सों में बटी है, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर पौधे का वास्कुलर बंडल यानी उसकी जीवन रेखा बनाते हैं। जाइलम, ये नाम सुना है? इसका काम पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना है ना, एक तरह का प्लम्बिंग सिस्टम। एकदम सही, एक वन वे प्लम्बिंग सिस्टम जो सिर्फ ऊपर की ओर काम करता है। लेकिन इसकी बनावट हैरान करने वाली है। कैसे? जाइलम में 4 तरह के हिस्से होते हैं, ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और यहाँ फिर वही बात आती है, जो पानी को ऊपर ले जाने वाली मुख्य पाइपलाइन है यानी ट्रैकिड और वाहिकाएं, वो क्या? वो परिपक्व होने पर मृत कोशिकाएं होती हैं। फिर से मृत कोशिकाएं? तो एक विशाल पेड़ की चोटी तक पानी बिना किसी जीवित मशीनरी के, बिना किसी मोटर के कैसे पहुंचता है? यही तो प्रकृति का इंजीनियरिंग कमाल है। ये मृत कोशिकाएं खोखली नलियों की तरह होती हैं जो एक के ऊपर एक जुड़कर एक कंटिन्यूस पाइपलाइन बनाती हैं। और पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? पानी भौतिकी के नियमों से, जैसे कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ऊपर चढ़ता है। इसमें पौधे को अपनी कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। मतलब ये एक पैसिव सिस्टम है। बिल्कुल। जाइलम में सिर्फ एक जीवित हिस्सा होता है, पैरेन्काइमा, जो भोजन जमा करने का काम करता है। बाकी फाइबर्स तो सिर्फ मजबूती देते हैं। समझ गई। तो जाइलम पानी को ऊपर ले जाने वाला एक मजबूत, ज्यादातर मृत पाइप है। तो फिर पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक कौन पहुंचाता है? उसके लिए भी कोई सिस्टम होगा? हाँ, उसके लिए है फ्लोएम। ये पौधे का फूड डिलीवरी नेटवर्क है, जो पत्तियों में बने भोजन को हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां जरूरत हो, जैसे जड़ों तक या फलों तक। बिल्कुल। और जाइलम के ठीक उलट, फ्लोएम ज्यादातर जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जाइलम ज्यादातर मृत, फ्लोएम ज्यादातर जीवित। फ्लोएम के मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं? फ्लोएम में आपको मिलेंगी चालनी नलिकाएं यानी सीफ ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ मुख्य खिलाड़ी हैं चालनी नलिकाएं। इनका क्या काम है? ये भी नली जैसी होती हैं, लेकिन इनकी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे चाय की छन्नी में। इन्हीं छेदों से होकर भोजन गुजरता है। और क्योंकि ये काम एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें ऊर्जा लगती है। जी, इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है और इसीलिए इन कोशिकाओं का जीवित रहना जरूरी है। वाह! तो जाइलम एक पैसिव डेड पाइप है और फ्लोएम एक एक्टिव लिविंग डिलीवरी सिस्टम। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है।
चलिए अब पौधों की स्थिर दुनिया से निकलकर जानवरों की गतिशील दुनिया में आते हैं। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है। पौधों को स्थिरता और मजबूती चाहिए, इसलिए उनमें मृद ऊतकों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन जानवरों को गति करनी है, प्रतिक्रिया देनी है, बिल्कुल। इसलिए उनके ऊतक ज्यादातर जीवित और गतिशील होते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जानवरों में 4 मुख्य प्रकार के ऊतक हैं, जिनमें से आज हम 3 पर ध्यान केंद्रित करेंगे: एपिथेलियल, संयोजी और पेशीय ऊतक। शुरुआत करते हैं एपिथेलियल ऊतक से। ये शरीर का कवरिंग या लाइनिंग ऊतक है ना? हाँ। जैसे हमारी त्वचा या मुंह के अंदर की परत। बिल्कुल, ये शरीर का पहला रक्षा कवच है। ये हमारे अंगों को ढकता है, उन्हें एक दूसरे से अलग रखता है और एक गेटकीपर की तरह काम करता है। गेटकीपर कैसे? शरीर के अंदर या बाहर जाने वाली हर चीज को एपिथेलियल ऊतक की एक परत को पार करना ही पड़ता है। इसकी कोशिकाएं टाइल्स की तरह एक दूसरे से कसकर सटी होती हैं ताकि कोई लीकेज ना हो। स्रोत में इसके कई प्रकार बताए गए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, हम इन्हें इनके काम के आधार पर 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? वाहिकाओं में पाए जाते हैं, जहां गैसों और पदार्थों का तेजी से लेन देन होना होता है। अच्छा, तो जहां तेजी से कुछ आर पार भेजना हो वहां पतली परत, ये तो समझ आता है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप है बॉडीगार्ड्स। ये मजबूत और मोटी परतें होती हैं, जैसे स्तरित छल की एपिथेलियम, जो हमारी त्वचा में होती हैं। हाँ, त्वचा को तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल, त्वचा को रोजाना घर्षण और चोट का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ कोशिकाओं की कई परतें एक दीवार की तरह काम करती हैं। और तीसरा ग्रुप? तीसरा ग्रुप है फैक्ट्री वर्कर्स। ये कोशिकाएं कुछ बनाने या सोखने का काम करती हैं, जैसे हमारी आंत में मौजूद स्तंभाकार एपिथेलियम। ये खंभे जैसी लंबी होती हैं ताकि पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा सतह मिले। और ग्रंथियां भी इसी में आती होंगी? जी, ग्रंथिल एपिथेलियम पसीना या हार्मोन जैसे पदार्थ बनाती हैं। और श्वासन पथ में पक्षमाभी एपिथेलियम होती हैं, जिन पर छोटे छोटे बाल मतलब सिलिया होते हैं, जो बलगम को बाहर धकेलते रहते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है। एक्सचेंज स्पेशलिस्ट, बॉडीगार्ड्स और फैक्ट्री वर्कर्स, इससे इनके प्रकार और काम आसानी से याद रहेंगे। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे विविध ऊतक पर, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक वाकई शरीर का स्विस आर्मी नाइफ है। इसका मुख्य काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, सहारा देना और उनकी रक्षा करना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं और एक मैट्रिक्स नाम के पदार्थ में धसी होती हैं। और इसी मैट्रिक्स की प्रकृति ये तय करती है कि वो संयोजी ऊतक क्या काम करेगा। मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स एक गैर जीवित पदार्थ है जो जली जैसा, तरल, सख्त या एकदम कठोर हो सकता है। उदाहरण के लिए रक्त को ही लीजिए, ब्लड, वो भी एक संयोजी ऊतक है। 1 मिनट, रक्त एक संयोजी ऊतक है? ये तो चौंकाने वाली बात है। मैं तो इसे सिर्फ एक तरल पदार्थ समझती थी। हाँ, क्योंकि इसका मैट्रिक्स, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तरल है। और इसी तरल प्लाज्मा में लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। और इसका काम भी तो कनेक्ट करना ही है। बिल्कुल, पूरे शरीर में चीजों को कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, सब कुछ। अब इस तरल मैट्रिक्स की तुलना कीजिए अस्थि यानी बोन से। अस्थि यानी हड्डी, इसका मैट्रिक्स तो एकदम कठोर और ठोस होता होगा। बिल्कुल, हड्डी का मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, जो इसे पत्थर जैसी मजबूती देता है। ये हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। तो देखिए, एक ही कैटेगरी में एक तरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है और एक ठोस ढांचा भी। ये तो कमाल की विविधता है। और यहीं पर 2 नाम आते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, स्नायु यानी लिगामेंट और कंडरा यानी टेंडन। ये दोनों भी संयोजी ऊतक है। हाँ, और इनके बीच का अंतर समझना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या अंतर है? इसे ऐसे याद रखिए, लिगामेंट 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है, लाइक बोन टू बोन। इसमें बहुत ज्यादा लचीलापन होता है, एक मजबूत रबर बैंड की तरह। ठीक है, लिगामेंट मतलब हड्डी से हड्डी। और टेंडन? टेंडन एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मसल टू बोन। ये बेहद मजबूत होता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है, एक मजबूत केबल की तरह। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और उपास्थि, कार्टिलेज के बारे में क्या, जो हमारी नाक और कान में होती है? उपास्थि हड्डी और लिगामेंट के बीच की चीज है। इसका मैट्रिक्स ठोस तो है, पर हड्डी जितना कठोर नहीं। इसका काम जोड़ों पर हड्डियों के लिए एक चिकने कुशन की तरह काम करना है। हाँ, तभी तो हम अपने कान को मोड़ सकते हैं, पर उंगली की हड्डी को नहीं। बिल्कुल, यही उपास्थि और हड्डी के मैट्रिक्स का अंतर है। और स्रोत में एरियोलर और वसामय ऊतक का भी जिक्र है। ये दोनों शरीर के पैकिंग मटेरियल की तरह हैं। एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच या अंगों के आसपास की खाली जगह को भरता है, और वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यू हमारा फैट स्टोरेज है। अच्छा, जहाँ वसा जमा होती है। जी, इसकी कोशिकाएं वसा की बूंदों से भरी होती हैं। ये न सिर्फ ऊर्जा का भंडार है, बल्कि शरीर के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर और इंसुलेटर का भी काम करता है, जो हमें गर्म रखता है। तो संयोजी ऊतक सही में शरीर का यूटिलिटी बेल्ट है। तरल खून से लेकर कठोर हड्डी तक सब कुछ इसी में है। अब आते हैं हमारे आज के अंतिम ऊतक पर, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक का सिर्फ एक ही काम है, गति पैदा करना।
ये लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशी फाइबर कहते हैं, और इनमें सिकुड़ने और फैलने की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की अनोखी क्षमता होती है। शरीर में होने वाली हर तरह की हरकत इन्हीं की वजह से है। जी, हमारा चलना फिरना हो, दिल का धड़कना हो या आंतों में भोजन का आगे बढ़ना हो, सब पेशी ऊतक की वजह से ही संभव है। इसके भी प्रकार होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला कंकालीय पेशी, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है और हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। सही। दूसरा चिकनी पेशी, जो हमारे आंतरिक अंगों में होती है और ये अपने आप काम करती है, हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरा हृदय पेशी, कार्डियक मसल, जो सिर्फ दिल में पाई जाती है। ये भी अपने आप काम करती है और जिंदगी भर बिना थके धड़कती रहती है। तो आज हमने ऊतकों की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की। पौधों की मजबूत, ज्यादातर मृत संरचनाओं से लेकर जानवरों की गतिशील, जीवित बनावट तक। हाँ, और हमने देखा कि कैसे कॉर्क की सुबेरीन वाली दीवारें पौधे के लिए एक परफेक्ट किला बनाती हैं, और कैसे जाइलम और फ्लोएम पौधे की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और जानवरों में हमने देखा कि कैसे एपिथेलियल ऊतक एक स्मार्ट बॉर्डर कंट्रोल की तरह काम करता है। और संयोजी ऊतक शरीर को एक साथ जोड़ने और चलाने के लिए कितने अलग अलग रूप लेता है। यह सब कुछ संरचना और कार्य के बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। हर ऊतक की बनावट उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि पौधों के सहायक ऊतक जैसे जाइलम और कॉर्क ज्यादातर मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें कम रखरखाव की जरूरत होती है। वहीं जानवरों के ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक स्थिर जीवन जीने वाले पौधे और एक गतिशील जीवन जीने वाले जानवर की ऊर्जा और संरचना की जरूरतों के हिसाब से यह अंतर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नमस्कार। और हमारे आज के ज्ञान एक शानदार जुगलबंदी है। एक तरफ हमारे शरीर की मोटरें यानी पेशीय ऊतक, और दूसरी तरफ उन्हें कंट्रोल करने वाला नेटवर्क यानी तंत्रिका ऊतक। जी, नर्वस टिश्यू। हमारे पास जो सामग्री है वो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का एक अंश है। हमारा मकसद है कि इससे सिर्फ पढ़ी नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को इस तरह समझें कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल, खासकर बहुविकल्पीय परीक्षा यानी MCQ बेस्ड एग्जाम में, आसानी से हल हो जाए। तो चलिए इस वायरिंग और मशीनरी को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ऊतकों में बनावट और काम एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, कोशिका का आकार, उसकी शाखाएं, उसमें मौजूद न्यूक्लियस की संख्या, ये सब कुछ उसके खास काम के लिए ही बना है। मतलब अगर हम इस क्यों को समझ गए तो क्या याद रखना आसान हो जाएगा? एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं गति से, यानी हमारी मोटरों से। हमारे हाथ पैर कैसे हिलते हैं? स्रोत में बताया गया है कि इन पेशियों में एक खास तरह का प्रोटीन होता है। हाँ, संकुचनशील प्रोटीन या कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। यही सिकुड़ता और फैलता है, जिससे मूवमेंट होती है। सही कहा। और इसी मूवमेंट के कंट्रोल और बनावट के आधार पर पेशीय ऊतक 3 तरह के होते हैं। परीक्षा में इन तीनों के बीच का अंतर ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मसल्स की जो हमारे गुलाम हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स। जैसे मेरे हाथ की मांसपेशियां। लेकिन स्रोत में इनके 2 और नाम दिए हैं, कंकाल पेशी और रेखित पेशी। ये इतने सारे नाम क्यों? ये कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर हर नाम असल में इसकी एक खूबी बता रहा है, और हर नाम एक संभावित MCQ प्रश्न है। अच्छा, तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला नाम ऐच्छिक। वॉलंटरी, ये तो आसान है। ये हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में है। हम जब चाहे इन्हें हिला सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा नाम कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल, क्योंकि ये अधिकतर हमारी हड्डियों से, मतलब कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसीलिए कंकाल पेशी। बिल्कुल। जब ये सिकुड़ती हैं तो हड्डियों को खींचती हैं, जिससे हमारे हाथ पैर हिलते हैं। और तीसरा नाम रेखित या स्ट्राइएटेड। ये थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। जब इन पेशियों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इन पर हल्की और गहरी धारियों या बैंड्स दिखाई देते हैं। स्ट्रिएशंस। जी, स्ट्रिएशंस। ये इनका विजुअल सिग्नेचर है। तो अगर किसी सवाल में धारियों वाली पेशी का जिक्र हो तो जवाब यही है। बहुत खूब। अब आते हैं इनकी बनावट पर। स्रोत कहता है कि इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, बिना शाखा वाली, अनब्रांच्ड और बहुनाभिकीय। मल्टीन्यूक्लियट। एक मिनट, बहुनाभिकीय? हाँ, ये तो अजीब है। हम तो पढ़ते हैं कि एक कोशिका एक न्यूक्लियस। ऐसा क्यों है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। सोचिए, हमारी हाथ पैर की मांसपेशियां कितना भारी काम करती हैं। उन्हें लगातार ऊर्जा और प्रोटीन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने का मतलब है कि कोशिका के पास प्रोटीन बनाने और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा कमांड सेंटर हैं। अच्छा। इससे ये ज्यादा मजबूत होती हैं और जल्दी मरम्मत कर पाती हैं। तो यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक शानदार डिजाइन है। कमाल है। तो ये है हमारी पहली मसल। अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे हमारी आहार नली में भोजन का आगे बढ़ना। बिल्कुल। और इन्हें चिकनी पेशी, स्मूथ मसल या अरेखित पेशी भी कहा जाता है। अरेखित मतलब? इन पर धारियां नहीं होती। एकदम सही। माइक्रोस्कोप में ये चिकनी दिखती हैं, इसीलिए स्मूथ मसल। यहाँ परीक्षा के लिए 3 चीजें याद रखनी है।
ये कहाँ मिलती हैं, इनकी बनावट कैसी है और इनके नाम का मतलब। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? इन्हें रटने की बजाय महसूस कीजिए। जब आप तेज धूप से अंदर आते हैं तो आपकी आंख की पुतली, फैल जाती है? हाँ, वो आंख की पुतली में मौजूद चिकनी पेशियां हैं। या जब आप खाना खाते हैं तो उसे पेट तक पहुंचाने का काम भी यही करती हैं, बिना आपसे पूछे। अच्छा। ये मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों की श्वास नली में और हमारी रक्त वाहिकाओं में भी होती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये वो सारे काम करती हैं जिन्हें हम याद रखकर नहीं कर सकते। जी, ये हमारे शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये तो बहुत आसान हो गया। और इनकी कोशिकाओं की बनावट, क्या ये भी वैसी होती हैं? नहीं, यहीं पर मुख्य अंतर है। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, लेकिन दोनों सिरे नुकीले होते हैं, एक नाव की तरह। स्पिंडल शेप्ड। हाँ, तर्कुरूपी। और सबसे जरूरी बात, ये एक केंद्रकीय होती हैं। यानी हर कोशिका में सिर्फ एक न्यूक्लियस। बिल्कुल, यूनिन्यूक्लिएट। तो हमने उन मांसपेशियों को समझ लिया जो हमारी इच्छा से चलती हैं, और उनको भी जो अपने आप काम करती हैं। लेकिन एक ऐसी भी मांसपेशी है जो बिना रुके, बिना थके पूरी जिंदगी काम करती है। हृदय की पेशी। जाहिर है, हम दिल की बात कर रहे हैं। इसकी बनावट सबसे अनोखी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये है कार्डियक या हृदयक पेशियां। ये अनोखी इसलिए है क्योंकि इनमें रेखित और चिकनी दोनों पेशियों के गुण होते हैं। अच्छा। काम के हिसाब से देखें तो ये अनैच्छिक है। हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और बनावट के हिसाब से? यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते होंगे। हाँ, यहीं पर छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं। रेखित पेशियों की तरह? जी, ठीक रेखित पेशियों की तरह। तो इन पर भी धारियां होती हैं। लेकिन ये शाखित यानी ब्रांच्ड होती हैं और एक केंद्रकीय होती हैं, चिकनी पेशियों की तरह। तो शाखित होना इनकी सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल। ये शाखाएं एक दूसरे से जुड़कर एक जाल या नेटवर्क बनाती हैं। और इस नेटवर्क का क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जब दिल के एक हिस्से में सिकुड़ने का सिग्नल आता है तो इस नेटवर्क की वजह से वो सिग्नल बहुत तेजी से पूरे दिल में फैल जाता है और पूरा दिल एक साथ, एक यूनिट की तरह धड़कता है। जी। अगर ये अलग अलग होती तो दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता। तो चलिए जल्दी से इन तीनों की तुलना कर लेते हैं। ये परीक्षा के लिए एक मास्टर की तरह काम करेगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। एक टेबल की तरह इसे दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला रेखित पेशी, बेलनाकार, बिना शाखा के, बहुनाभिकीय और ऐच्छिक। दूसरा चिकनी पेशी, तर्करूपी यानी सिरों पर नुकीली, बिना शाखा के, एक केंद्रकीय और अनैच्छिक। और तीसरा सबसे खास कार्डियक पेशी, बेलनाकार लेकिन शाखाओं वाली, एक केंद्रकीय और ये भी अनैच्छिक। ये टेबल तो बहुत काम की है, पर परीक्षा में अक्सर कंफ्यूजन कार्डियक मसल को लेकर ही होता होगा। एकदम से, क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं। ये रेखित पेशी की तरह धारीदार है, लेकिन चिकनी पेशी की तरह एक केंद्रकीय और अनैच्छिक भी है। बिल्कुल, शाखित और एक केंद्रकीय, ये दो शब्द कार्डियक पेशी के लिए कीवर्ड है। अगर ये याद है तो कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो हमने अपनी मोटरों को तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इन मोटरों को चालू या बंद करने का स्विच कहाँ है? इन्हें काम करने का संकेत मिलता कहाँ से है? यहीं पर हमारे शरीर की वायरिंग यानी तंत्रिका ऊतक का काम शुरू होता है। बिल्कुल, शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं किसी सिग्नल पर प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन, इस काम के लिए माहिर होती हैं। ये बिजली की गति से संदेश पहुंचाती हैं। हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु और सारी तंत्रिकाएं इसी ऊतक से बनी होती हैं। हाँ, चलिए इसके मुख्य भागों को समझते हैं। परीक्षा के लिए इनके भाग और काम दोनों जरूरी हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सेल बॉडी या कोशिका काय। ये न्यूरॉन का हेडक्वार्टर है, जहां न्यूक्लियस होता है। और ये जो हेडक्वार्टर से पतली पतली कई शाखाएं निकल रही हैं, वो क्या है? इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये संदेशों को प्राप्त करते हैं। आप इन्हें न्यूरॉन का एंटीना समझ सकते हैं। अच्छा, ये सिग्नल पकड़ते हैं। और फिर एक बहुत लंबा अकेला धागा भी दिख रहा है। वो है एक्सॉन। यह एक लंबा रेशा है जो संदेश को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन की तरफ, एक डेटा केबल की तरह। और स्रोत में लिखा है कि ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। जी, 1 मीटर मतलब एक अकेली कोशिका मेरी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर मेरे पैर के अंगूठे तक जा सकती है। को जिंदा रखती है। अविश्वसनीय है। और इसके अंत में होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा, नर्व एंडिंग, जहां से सिग्नल आगे भेजा जाता है। तो ये जो तंत्रिका आवेग है वो डेंड्राइट से आता है, सेल बॉडी से गुजरता है और फिर एक्सॉन के रास्ते अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। ये एक रिले रेस की तरह है जिससे सोचना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। बहुत दिलचस्प। अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी सोच को एक्शन में बदलने के लिए ये वायरिंग और मोटर दोनों एक साथ जरूरी हैं। एकदम सही। वो जो तंत्रिका आवेग एक्सॉन से होकर आ रहा है, वो अंत में एक पेशी कोशिका तक पहुंचकर उसे सिकुड़ने का आदेश देता है। और कब उठ जाता है? जी, इसी संयोजन की वजह से हम किसी भी उत्तेजना के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया कर पाते हैं। जी, चाहे वो किसी गर्म चीज से हाथ हटाना हो या गेंद को पकड़ना हो। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि हमारे ऊतक कितने विशिष्ट हैं और स्मार्ट भी, बिना थके काम करने वाली हृदय की पेशी से लेकर मीटर लंबे न्यूरॉन तक। और परीक्षा के लिए मुख्य बात इन छोटे छोटे अंतरों में छिपी है। कोशिका शाखित है या नहीं, उसमें एक न्यूक्लियस है या अनेक, उस पर धारियां हैं या नहीं। यह दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म स्तर पर बनावट ही काम को निर्धारित करती है।
इन अंतरों को समझना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि शरीर के इस अद्भुत डिजाइन की सराहना करना भी है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने चर्चा की कि तंत्रिका आवेग विषाणु कोई जगत कोशिका कोशिका राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है।